अस्सलाम वालेकुम। हकीम सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार आगा। आज हम सबसे पहले एक ऐसे केमिकल का आपसे तारुफ़ कराएंगे जिसे आम तौर पर हमारे यहाँ लोगों ने इग्नोर किया हुआ है और इस इग्नोरेंस की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। उस केमिकल का नाम है CCK। ये CCK एक ऐसा केमिकल है जो हमारे खाना खाने के बाद उस खाने में जितनी चिकनाइयाँ होती हैं उसके एतबार से हमारी आंतों में पैदा होता है। जब हमारा हज़म का निज़ाम मैदे का मुकम्मल होता है तो उसके बाद जब हमारी ग़िज़ा ड्यूडेनम में जाती है तो ये CCK पैदा होता है। इस CCK के कुछ काम हैं और वो काम क्या हैं हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। CCK का पहला काम ये है कि वो हमारी बाइल को जो गाल ब्लैडर में मौजूद होती है उस बाइल को स्टिमुलेट करके हमारी ड्यूडेनम तक लेकर आए। CCK का दूसरा काम ये है कि वो हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को जो पैंक्रियास के अल्फ़ा सेल्स पैदा करते हैं उन्हें हज़म के निज़ाम तक पहुंचने में और हज़म के निज़ाम में जो मामलात हैं उसको बेहतर करने में, उसके केमिकल एनालाइजेशन को बेहतर करने में मदद दे। याद रहे कि पैंक्रियास वो उज़्व है जिसके अल्फ़ा सेल्स पैंक्रियाटिक एंजाइम्स पैदा करते हैं और जो उसके बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। CCK की मौजूदगी का होना इस बात की दलील है कि ये बाइल ही को मैनेज नहीं करता बल्कि ये हमारे उन केमिकल्स को भी मैनेज करता है जो हमारे पैंक्रियास से बनते हैं। अगर हमारी खुराक में चिकनाइयों का उन्सर बहुत कम हो जाए तो CCK बनना कम हो जाता है और फिर बाइल की मैनेजमेंट ख़राब हो जाती है। बाइल का काम बुनियादी तौर पर सरंजाम देने वाली चीज़ का नाम है जिगर, जो बाइल बनाती है। पित्ते का काम उस बाइल को स्टोर करना और आहिस्ता आहिस्ता उसको गाढ़ा करना है। जितनी देर तक बाइल हमारे पित्ते में मौजूद रहेगी वो बाइल गाढ़ी होती रहेगी और यही गाढ़ापन उसकी अच्छाई भी है और यही गाढ़ापन उसकी बहुत बड़ी बुराई बन जाता है जब हम इस CCK को बनने से रोक देते हैं। वो लोग जो CCK नहीं बनने देते उनमें वो लोग शामिल हैं जो लोग आम तौर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जो लोग 16-16 घंटे आम तौर पर भूखे रहते हैं। और आज हमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हमने स्टिमुलेट कर दिया है कि वो दोपहर का खाना छोड़ दें वरना उनका वज़न बढ़ जाएगा। ये गलतफ़हमी हमारे यहाँ ख़वातीन को एक बहुत बड़े मसले से दोचार कर देती है। जब वो दोपहर का खाना छोड़ती हैं तो उनके हज़म का निज़ाम ख़राब होता है, CCK बनना बंद हो जाता है और पित्ते में पथरी बनने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। वो लोग जो अपने खाने के वक्फ़े को बहुत ज़्यादा करते हैं उनका बाइल गाढ़ा होने लगता है, स्लज बनती है और आम तौर पर पित्ते की पथरी की बुनियाद बन जाती है। पित्ता जो बाइल हमारी स्टोर करता है, ये स्टोरेज में 3 चीज़ें आम तौर पर शामिल होती हैं। इसमें कुछ नमकियात होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और कुछ ज़रात होते हैं। अगर नमकियात या कोलेस्ट्रॉल की कॉम्बिनेशन में कहीं फ़र्क आ जाए तो फिर स्लज बननी शुरू होती है और ये स्लज आखिरकार पित्ते में पथरी बनने का बुनियाद होती है और फिर पित्ते में पथरी बन जाती है। अगर आपके पित्ते में स्लज बननी शुरू हो जाए तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप हर 6 घंटे के बाद खुराक लीजिए, खाना खाइए और जब भी खाना खाएं उसमें कुछ चिकनाई ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। ये चिकनाई के बारे में जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो लोगों में तसव्वुर फैला दिया है, ये तसव्वुर दरअसल बहुत ख़राब है। इसलिए कि चिकनाई को अगर मैं कैलोरीज़ के लिहाज से मेंटेन करता हूँ, मैनेज करता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ तो होता ये है कि 1 चम्मच घी या 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच का मतलब 5 ml तेल में 45 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं हो सकती।
اگر میں بڑا والا چمچہ تیل کا استعمال کرتا ہوں یعنی 8 ml، تو اس کے اندر 72 کیلوریز لازماً موجود ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کم ضرور ہو سکتی ہیں۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی یاد دلانا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک بریڈ سلائس جو آپ یہ عام طور پر گھر میں آپ لاتے ہیں اور اس کا ایک سلائس استعمال کرتے ہیں، اس ایک سلائس میں 83 کیلوریز ہیں، ایک سلائس میں 83، جس کے لیے آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، لیکن ایک ٹیبل سپون گھی میں 72 کیلوریز، جس کے لیے ہر ڈاکٹر پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ یہ بند کر دیجئے۔ یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اس چکنائی کے جانے کے بعد ہمارے ہضم کے نظام میں سی سی کے پیدا ہوتا ہے، اور سی سی کے افعال اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پلیز اس کو ضرور دیکھیے، اس لیے کہ وہ لوگ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں ان کا سی سی کے لیول خراب ہو جاتا ہے، ان کے اندر بائل گاڑھا زیادہ ہو جاتا ہے، اگر کھانے کا وقفہ بڑھ جائے تو بائل اور زیادہ گاڑھا ہوگا، اور پھر ہمیں جو کھانے کی ضرورت پڑے گی اس بائل کو یوز کرنے کے لیے اس میں چکنائی کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈائٹنگ پر ہوتے ہیں وہ تو شاید تیل اور گھی کو اپنے لیے زہر سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ استعمال نہیں کرتے اور پھر اپنے لیے مسائل بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم چکنائی کا استعمال بالکل نہ کریں اور ہم اپنی بائل کو اسٹور زیادہ دیر تک رہنے دیں اور یہ سلج بن جائے، تو میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ 90% امکانات بڑھا دے گا کہ ہمارے پتے میں پتھری بن جائے۔ اس لیے کئی پروگرامز میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لوگ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ خبردار رہیں، ان کے پتے میں پتھری بننے شروع ہو سکتی ہے، اور اس کی بنیادی سائنسی وجہ یہ ہے جو میں آج اس ولاگ میں کر رہا ہوں۔ ایک ہضم کے نظام کی اگر میں بات کروں تو ہضم کے نظام میں سب سے پہلا جو کیمیکل شامل ہوتا ہے وہ ہمارا تھوک ہے۔ یہ تھوک دنیا کا بہترین اینٹا ایسڈ ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے نوالے کو اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اور یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ اپنے کھانوں کو اچھی طرح چبا کر کھایا کرو۔ چبا کر کھانے سے جو سلائیوا اس میں ایڈ ہوتا ہے یہ دراصل وہ اینٹا ایسڈ سبسٹنس ہے جو ہمارے معدے کے نظام کو بہتر رکھتا ہے، ہمارے ہضم کے نظام کو بہتر رکھتا ہے، اور ہمارے جسم میں خرابیوں کو ختم کرتا ہے، بیماریوں کو روک دیتا ہے۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو پلیز اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب کر لیجئے، اس لیے کہ یہ ولاگ آپ کی صحت کا ضامن ہے، اور اسی طرح ہم مختلف اپنے موضوعات پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ تک صحیح معلومات پہنچائیں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو سکے۔